नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्ते मामले पर फिर से सुनवाई जारी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वे आज इस मामले पर डॉग लवर और डॉग हेटर दोनों की बातें सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले 20 दिनों में राजस्थान में 2 जजों को आवारा जानवरों की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। जस्टिस नाथ ने कहा कि बात सिर्फ काटने की नहीं है, कुत्तों से खतरा भी होता है। दुर्घटनाओं का खतरा, आवारा कुत्तों से सड़कें खाली रखनी होंगी। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? सुबह सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में है, ये आप नहीं जान सकते। बहस में आवारा कुत्तों को फेवर में पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि जब भी मैं मंदिरों में गया हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ ने नहीं काटा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, आप खुशकिस्मत हैं, लोगों को काटा जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है, लोग मर रहे हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए जाने मामले को लेकर लगातार बवाल जारी है। पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी को लेकर जेएनयू प्रशासन सख्त है और इसकी शिकायत पर इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। संस्थान ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया है और कहा है कि यूनिवर्सिटी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की प्रयोगशाला नहीं है। वहीं अब इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस शर्जील इमाम की जो औलादें हैं, जो जेएनयू में पैदा हुए हैं, इनके इरादों को कुचलने का काम हम करेंगे। देखिए, ये शर्जील इमाम की जो औलादे जेएनयू में पैदा हुई है, इनके इरादों को कुचलने का काम हम करेंगे। ऐसे नापाक इरादे जो देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, जो देश को तोड़ने की भाषा करने वालों के साथ खड़े होते हैं, उनके इरादों को कुचल दिया जाएगा। ऐसे भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने वेनेजुएला के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के साथ साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। इस समय सभी पक्षों को ऐसा हल निकालना चाहिए जो वहां के लोगों के हित में हो। लग्जमबर्ग में एक फोरम में जयशंकर ने कहा कि हम वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं। ये एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हम सभी पक्षों से ये अनुरोध करते हैं कि वे लोगों के हित में एक समाधान पर पहुंचे। भारत ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित पक्षों से संवाद और शांतिपूर्ण समाधान अपनाने की भी अपील की है। I think we put out a statement yesterday, so I would urge you to look at it. And obviously, what happened, what essentially, if I can sum up the statement, the long and short of the statement was that yes, we are concerned at the developments, but we would really urge all the parties involved to now sit down and sort of come to a position which is in the interest of the well-being and the safety of the people of Venezuela. Because at the end of the day, that is our concern. That we would want Venezuela as a country with whom over many years we've had very good relations. So we would like the people to come out sort of well from. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीबीजी रामजी बल्ब को लेकर कहा कि इस योजना में केवल 100 दिन ही नहीं बल्कि 125 दिन का काम मिलेगा, जिससे ग्रामीण मजदूरों की आय में वृद्धि होगी। सीएम साय ने कहा कि मजदूरी का भुगतान 1 हफ्ते के भीतर किया जाएगा और यदि समय पर भुगतान नहीं होता है तो अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके अलावा योजना को कटाई के मौसम में निलंबित रखा जाएगा ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूरी मिल सके और मजदूर भी अपनी मेहनत की कमाई सुनिश्चित कर पाए। देखिए, विकसित भारत जी राम जी, ये अधिनियम बहुत अच्छा है। मनरेगा से हर महीने में अच्छा है।
उसमें पहले 100 दिन का रोजगार निश्चित था, लेकिन इसमें 125 दिन का रोजगार निश्चित है। 25 दिन ज़्यादा रोजगार मिलेगा, 25 दिन की मजदूरी भी ज़्यादा लोगों को मिलेगी और इसमें मजदूरी भुगतान निश्चित किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान इसमें निश्चित है और अगर नहीं होगा तो अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें जो कृषक हैं, वैसे हमारा ये देश भी कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी हमारा धान का कटोरा है, तो अब 2 महीने जब किसानों का काम पीक पर रहेगा, बुआई का समय होगा, धान कटाई का समय होगा, तो उस समय विकसित भारत जी राम जी का काम 2 महीना बंद रहेगा, तो किसानों को भी आसानी से मजदूर उपलब्ध होंगे। उस समय मजदूर किसानों। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर मनरेगा और महात्मा गांधी के नाम को लेकर घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर तीखा हमला बोला है, कहा कि उन्हें खिलौना मुख्यमंत्री करार दे दिया। भूपेश बघेल ने सीएम को तंज कसते हुए कहा, जितनी चाबी भरी राम जी ने उतने चले खिलौना, यानी मुख्यमंत्री उतना ही चलते हैं जितना केंद्र सरकार उन्हें चलाती है। ये बयान उन्होंने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर सीएम साय के बयान के जवाब में दिया है। साय की सरकार अपने फैसले खुद नहीं ले रही है। बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों को कंट्रोल करने का काम कर रही है और छत्तीसगढ़ की सरकार उसी के इशारों पर चल रही है। अब तो 60-40 के रेशियो में मिलेगा, इसको कहाँ पूरा कर पाएगा। अब विष्णुदेव को जितना वो जितनी चाबी भरी राम ने उतने चला खिलौना, तो उनका तो वही है विष्णुदेव का। अपने मन से कुछ बोल नहीं पाते और प्रश्न यदि पत्रकार कोई सवाल करे तो जवाब कुछ और देता है, सवाल कुछ और है, जवाब। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अलग अलग जगहों पर विरोधी दलों के साथ गठबंधन कर रही है, जो उसके राजनीतिक नारों के खिलाफ है। संजय राउत ने दावा किया कि भाजपा ने मीरा भायंदर में AIM-IM के साथ और अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हैं, जबकि महाराष्ट्र में भाजपा खुद कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है। राउत ने कहा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि भाजपा दोमुही और डबल स्टैंडर्ड वाली पार्टी है और ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अजीत पवार का जिक्र करते हुए कहा कि वे वीर सावरकर के विचारों को नहीं मानते और ये बात वे सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं, फिर भी भाजपा उनके साथ सरकार चला रही है। संजय राउत ने सवाल उठाया कि जब अजीत पवार सावरकर के विचारों को नहीं मानते तो फिर भाजपा किसे सावरकर पर ज्ञान दे रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर भाजपा को सावरकर से इतना ही प्यार है तो पहले अजीत पवार को सरकार से बाहर निकाले। भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर में MIM के साथ अलायंस किया और भारतीय जनता पार्टी ने अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अंबरनाथ में मोदी जी का नारा क्या है, कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा, और महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे। तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। अब उनके पार्टी में अजीत पवार है। अजीत पवार वीर सावरकर के विचारों को नहीं मानते, खुलेआम बोले, फिर भी उनके सरकार में है। लेकिन सावरकर के बारे में ज्ञान किसको देंगे? तो शिवसेना को देंगे और किसी और को देंगे। लेकिन वीर सावरकर को नहीं मानने वाले अजीत पवार आपके साथ सरकार में बैठे हैं, निकाल दो उनको सरकार से, अगर सावरकर के ऊपर इतना ही प्यार आपका है। इधर जयपुर में 8 से 16 जनवरी तक श्री राम कथा और 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सीकर रोड स्थित निडंद आवासीय योजना में पहली बार इतने बड़े स्तर पर हो रहे इस आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी आमंत्रित किया गया है। महायज्ञ की शुरुआत से पहले आज दोपहर 2 बजे सीकर रोड स्थित अलका सिनेमा से श्री राम कथा स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में संत महात्माओं के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शामिल होंगी। यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली जाएगी।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संगीता आर्य का इस्तीफा राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी कर यह बताया है कि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से डॉक्टर संगीता आर्य का फोटो और विवरण भी हटा दिया गया। डॉक्टर संगीता आर्य का नाम हटने के बाद अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर कुल 7 सदस्यों के नाम दर्ज है। इन 7 सदस्यों में बाबूलाल कटारा के नाम के आगे निलंबित दर्ज है। आपको बता दें कि संगीता आर्य ने पिछले साल नवंबर में अपना इस्तीफा राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े को भेजा था, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 9 जनवरी से होने वाली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बोरी 2026 का अब केवल एक आयोजन नहीं रह गई है, बल्कि इसने सरकारी टेंडर प्रणाली जेम पोर्टल की पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक हस्तक्षेप की वजह से विवादित कार्यक्रम का रूप ले लिया है। अब नया ड्रामा इसके स्थगित होने की खबरों और उसको भ्रामक बताने वाली सूचना के तौर पर सामने आया है। आपको बता दें कि बीते दिन इस जम्बोरी को छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की बैठक में स्थगित किए जाने की खबरें और फिर देर शाम को इन खबरों को भ्रामक बताने वाली प्रेस विज्ञप्ति सामने आने के बाद इस जम्बोरी पर घमासान मच गया है। जम्बोरी आयोजन को लेकर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जम्बोरी अब एक आयोजन न रहकर सत्ता में बैठे नेताओं के केंद्र बन गई है। सुशील आनंद शुक्ला ने यह भी आरोप लगाया जम्बोरी में पहले दिन से ही भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली परिषद ने स्थान परिवर्तन के चलते आयोजन को रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में शिक्षा मंत्री इसे बालोद ले गए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जम्बोरी के आयोजन में बिना टेंडर प्रक्रिया के ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा में शिकायत भी दर्ज करवाई है। कांग्रेस पार्टी मांग करती कि जम्हूरी में होने वाली स्काउट एंड गाइड की जम्हूरी अब भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी का केंद्र बन चुका है। पहले तो जम्हूरी का स्थान परिवर्तित करके नवा रायपुर से बालोद किया गया, उसके बाद बिना टेंडर के वहां पे 10 करोड़ रुपए के डोम के काम को एक कंपनी को दे दिया गया। जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ उसके बाद एक दूसरे की कपड़े उतारने का काम सत्तारूढ़ दल के द्वारा किया जा रहा है। बिना संवैधानिक स्थिति को पूरा किए शिक्षा मंत्री ने अपने आप को जम्हूरी का स्काउट गाइड का अध्यक्ष घोषित कर दिया, जबकि पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल तकनीकी रूप से अभी भी स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस जम्हूरी को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया और देर रात मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है कि 9 तारीख से जम्हूरी का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। वह ट्वीट भी कुछ देर बाद डिलीट कर दिया जाता है। तो कुल मिला के जम्हूरी के कारण भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है वो उभर के सामने आई है। साथ ही जो सत्तारूढ़ दल के द्वारा इस जम्हूरी को लेकर जो बंदरबांट किया जाना था, भ्रष्टाचार किया जाना था, वो भ्रष्टाचार भी उभर कर सामने आया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती कि जम्हूरी को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए और इस जम्हूरी में जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी पूरी निष्पक्ष जांच। पर्यावरण श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से पंचायत लांबा में तालाब के किनारे लगाए गए सैकड़ों संरक्षित पेड़ों को कुछ लोगों ने जेसीबी से काट दिए। संस्थान के संस्थापक और पर्यावरण संरक्षण विष्णु लांबा ने यह बताया कि कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख एरिक सोलहेम, तत्कालीन एसीपी मनीष त्रिपाठी, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पौधे लगाए गए थे। इनमें बरगद, पीपल जैसे दीर्घायु पेड़ शामिल थे। विष्णु लांबा ने बताया कि ये केवल पेड़ों की कटाई नहीं है, ये वर्षों की साधना, जन भागीदारी और पर्यावरणीय चेतना पर सीधा हमला है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के टोंक जिले का लांबा गांव आज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देश में और देश से बाहर अपनी पहचान रखता है। और आज मेरे गांव लांबा में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख आदरणीय एरिक सोलिम साहब के आगमन के समय और माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय मनीष त्रिपाठी साहब यहाँ मौजूद थे, पूरा प्रशासन मौजूद था और उनके सामने यहाँ पर बड़ी मात्रा में पौधारोपण किया गया। 101 ट्री गार्ड के साथ 101 बरगद और पीपल के पौधे यहाँ लगाए गए किनारे किनारे। उन पौधों को भी यहाँ पर जेसीबी अज्ञात जेसीबी चालक, उसके माध्यम से इनको डैमेज कर दिया गया, निकाल के फेंक दिया गया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज इस मुकदमा दर्ज हुआ, ऑफिशियली हमने बयान दिया है और
आपके सामने अभी कॉपी भी थाने ने हमें दी है, और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय न्यायालय में निराश नहीं करेगा और इन पौधों को वापस लगा करके 3 साल मेंटेनेंस के लिए संबंधित व्यक्ति को, संबंधित फर्म को। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओएसडी रही सौम्या चौरसिया ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने मंगलवार को हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई। इससे पहले ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि शराब घोटाले से संबंधित मामलों की 13 जनवरी से ट्रायल भी प्रारंभ होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। इधर पंजाब के तरनतारन में बीते दिन पुलिस और गैंगस्टर प्रभ दासवाल के शूटर के बीच मुठभेड़ हो गई। भिंकी विंड में हुई इस मुठभेड़ में गोली लगने से कत्थू नंगल का शूटर हरनूर ढेर हो गया। इस दौरान शूटर की गोली एक पुलिस मुलाजिम को भी लग गई, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से वे बाल बाल बच गए। एनकाउंटर के बाद डीआईजी स्नेहदीप शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मारा गया शूटर नूर 4 फरवरी को अमृतसर में आप सरपंच जरमल सिंह की हत्या की साजिश में शामिल था। वे रेकी करने के इरादे से साथ दे रहा था। इसके अलावा तरनतारन की कांग्रेस नेता हरमन सेखू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पकड़े गए 4 आरोपियों के साथ भी वे शामिल था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਨਸਰਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਨਪੁਟ ਬੇਸਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ। ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਨੂਰ ਨੂਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ प्रभ दासूवाल और धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में राजखेड़ा बाईपास के पुल के पास एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने एक युवक और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल में रखवाया। इस मामले में कोमल के पिता बहादुर सिंह ने निहालगंज थाने में एक युवक और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। आज मैं सवेरे यहाँ पे रेलवे ब्रिज के जालम ये प्लेटफार्म उसका घूमने जाते हैं, नहीं क्या सब भी जाते हैं वहाँ। तो लड़की मेरे पीछे पीछे जा रही थी घूमती हुई, मैं थोड़ा आगे निकल गया था उससे। तो वहाँ 2-3 लोग आए और उन्होंने मारपीट करी। इतने मारपीट करी कि बहुत गैर वो ले जाते मैं उसने कम तोड़ दी। तो कौन लोग थे? अब उनमें एक लड़का तो मैं क्योंकि पहले मैंने उसका संबंध किया था, करीब 2-3-4 महीने करीब रहा होगा। तो उस लड़के को तो मैं जानता हूँ। ये था उसका ये तगावली भूरे डेयरी वाले का उसका लड़का था, और 2 लड़के और कौन थे साथ में उसकी मालूम नहीं मेरे। महिला को उसके परिजन लेके आए थे मृत अवस्था में और उन्होंने एक एफआईआर दी है। वो एफआईआर हमने दर्ज कर ली है। पंचायत पोस्टमार्टम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि वो एक कोई योगेंद्र करके है, उसने मारपीट की है और ये सारी कार्रवाई अभी वजह बताई जा रही है। वजह कोई नहीं बता रहे हैं, वजह अभी संदिग्ध सी लग रही है, क्योंकि इन्होंने घटना के समय ना तो सूचना दी है। हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से आगरा ले गए, आगरा जहां मृत घोषित कर दिया, वापस डेड बॉडी लेके आए हैं। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।